Hello, my dear students. Welcome back. I am Abhishek Parik, and continuously I am uploading some videos related to subject code 1004 Communication Skills in English. These PPTs are quite good for you. You can easily understand the content here. You can make the notes. You can try and write some answers also. So, we are discussing communication theory and practice, the unit number 1, and under that we have started this chapter number 1.1 Basics of Communication. यूनिट 1 जो है वो है कम्युनिकेशन थियोरी एंड प्रैक्टिस, और उसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो है बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें दो टॉपिक हम पहले ही कर चुके हैं, एक तो इंट्रोडक्शन और एक कम्युनिकेशन के बारे में जो सेकंड चैप्टर है उसे भी हमने पढ़ा, और उसमें हमने मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन को देखा, समझा और जाना। अब हम बात यहां पर कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का ये सेकंड वीडियो है, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको जनरल चीजें बताई थी, कैसे वो प्रोसेस कंप्लीट होता है। ये जो आपके सामने एक इमेज है, इस इमेज को मैंने वहां भी यूज किया था और आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया था कि कोई भी मैसेज जो है चलता है वो एक प्रोसेस के रूप में होता है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ साइकिल, और वो साइकिल शुरू होती है संदेश भेजने वाले से, यानी सेंडर से। सेंडर उसको एनकोडिंग करता है, उसके बाद में एक मैसेज बनता है, एक प्रॉपर चैनल का चुनाव किया जाता है, चैनल इज सेलेक्टेड, देन द रिसीवर इज देयर हु डिकोड्स, एंड देन ही फाइनली गिव्स द फीडबैक। इन बिटवीन कुछ डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, कुछ बैरियर्स होते हैं, जिनमें नॉइज जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन है। हम सबसे ज्यादा उसे जानते हैं कि नॉइज क्या चीज होती है। तो इन्हीं सबको आगे एक प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि सेंडर की डेफिनेशन जो है वो यहां दी गई है। द सेंडर और द कम्युनिकेटर इज द पर्सन who initiates the conversation and has conceptualized the idea that he intends to convey it to others. कहने का मतलब है कि सेंडर जो होता है उसे हम कम्युनिकेटर भी कहते हैं, और वो वह व्यक्ति होता है जो एक बातचीत को, एक कम्युनिकेशन को, कॉन्वर्सेशन को शुरू करता है, और वो इस बात की नींव रखता है कि कौन सा आइडिया मुझे, कौन सी बात मुझे आगे पहुंचानी है। आई हैव टू कन्वे टू अदर्स। ही सेंड्स अ मैसेज विच मे बी अ थॉट, एन आइडिया, अ पिक्चर, अ सिंबल, रिपोर्ट, or an order and postures and gestures. Even a momentary smile could be a message. कहने का मतलब है कि कोई भी मैसेज जो आता है वो एक विचार हो सकता है, थॉट हो सकता है, एक चित्र हो सकता है, एक सिंबल हो सकता है, एक रिपोर्ट हो सकती है, या एक ऑर्डर या पोस्चर हो सकता है, यानी कि किसी का हाव भाव। ये सब मिलाकर एक मैसेज बनता है। आफ्टर हैविंग जनरेटेड द आइडिया, इंफॉर्मेशन etc., the sender encodes it in such a manner
that can be well understood by the receiver. एक आइडिया जब उसके दिमाग में आता है, जब आइडिया एक जनरेट हो जाता है, एक इंफॉर्मेशन जनरेट हो जाती है, तो सेंडर उसे एनकोड करता है और वो इस प्रकार एनकोड करता है कि वो सामने वाले रिसीवर को अच्छे से समझ में आ जाए. दैट कैन बी वेल अंडरस्टूड बाय द रिसीवर. तो क्वेश्चन अगर आता है हु इज अ सेंडर, यू राइट अबाउट अ सेंडर, एक सेंडर के बारे में लिखिए. तो आपको ये लिखना होगा, द सेंडर और द कम्युनिकेटर is the person who initiates the conversation and has conceptualized the idea that he intends to convey it to others. He sends a message which may be a thought, idea and picture, and in the end you can write, he generates the idea in the form that can be well understood by the रिसीवर. यह आपका आंसर बन जाता है ऐसे क्वेश्चंस का. शॉर्ट नोट्स लिखने को आपको आ सकते हैं. ऑब्जेक्टिव पैटर्न में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हु इज ए सेंडर, तो इसका आंसर हो गया ही इज ए कम्युनिकेटर. हु इनिशिएट्स द कम्युनिकेशन, वो ऐसा व्यक्ति होता है जो कॉन्वर्सेशन को इनिशिएट करता है. सेकेंड टर्म इज एनकोडिंग. जो एलिमेंट्स हमने चित्र में देखे थे, जो एलिमेंट्स हमने इमेज में देखे थे, पिक्चर में देखे थे, उन एलिमेंट्स में सेकंड जो एलिमेंट है वो है एनकोडिंग. तो सेंडर ने मैसेज बना लिया, सोच लिया कि भी मुझे मैसेज ये पहुंचाना है, उसके बाद वो क्या करेगा, उसकी एनकोडिंग करेगा. ओके, और एनकोडिंग कैसे होगी देखिए. The sender begins with the encoding process wherein he uses certain words or non-verbal methods such as symbols, signs, body gestures, etc. to translate the information into a message. वो ये सब करता है जिससे कि एक इंफॉर्मेशन मैसेज के रूप में पहुंच जाती है. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किस प्रकार वो उनको सिंबल्स को, साइंस को, बॉडी जेस्चर्स को यूज करता है और एक इंफॉर्मेशन को वहां तक पहुंचाता है. देन द सेंडर्स नॉलेज, स्किल्स, परसेप्शन, बैकग्राउंड, competencies, etc. has a great impact on the success of the message. किसी भी मैसेज पर उसे भेजने वाले की नॉलेज यानी ज्ञान, स्किल्स यानी कौशल, परसेप्शन यानी वो उसके बारे में क्या विचार रखता है, बैकग्राउंड उसका व्यक्ति का बैकग्राउंड कैसा है, कॉम्पिटेंसीज उसके अंदर किस प्रकार का सामर्थ्य है, किस प्रकार की योग्यताएं हैं, ये सारी चीजें एक मैसेज को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं. Encoding is an important step in the communication process, as wrong and inappropriate encoding may defeat the true intent of the communication process. Encoding क्यों important है, इस लाइन में ये बताया गया है. Why is encoding important? Encoding is important क्योंकि वो एक ऐसा स्टेप है कम्युनिकेशन प्रोसेस का जहां पर अगर आपने रॉन्ग या
थोड़ी सी भी इनअप्रोप्रिएट, जो कि उसके अनुसार सही नहीं है, मैसेज के अनुसार, अगर ऐसी एनकोडिंग आपने कर दी तो आपका मैसेज शायद सही तरीके से कन्वे नहीं हो पाएगा। मान लीजिए आपसे टीचर ने कोई सवाल पूछा केमिस्ट्री में सॉल्वेंट्स को लेकर, और आप बता रहे हैं पीएच स्केल का आंसर। अब आपने सॉल्वेंट्स तो बताए, लेकिन साथ में पीएच स्केल को जोड़ दिया, तो हो सकता है आपका आंसर ठीक भी निकले और हो सकता है वो आंसर ठीक भी ना निकले। तो आपको एनकोडिंग करते टाइम ये चुनना होगा कि आप किस प्रकार से कितना आंसर देना चाहते हैं, किस प्रोसेस के साथ आप उसको रिप्लाई देते हैं, आप रिटर्न में देते हैं, आप वर्बल नॉन वर्बल कौन सा चैनल आप यूज करते हैं, फॉर्मल वे में आंसर देते हैं कि इनफॉर्मल वे में आंसर देते हैं। ये सारी चीजें हमारे एनकोडिंग के अंदर आती हैं कि आप उसको कैसे एनकोड कर रहे हैं। सॉल्वेंट पूछा और आपने वैसे ही मुझे बोल दिया सर इसका पीएच ये हो, अभी आपको तय करना पड़ेगा कि आंसर किस प्रकार से दिया जाए और क्या पूछा है और उसका कितना आंसर आपको देना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। सो आई होप फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट्स आर क्लियर। थर्ड पॉइंट की ही मैं बात कर रहा हूं कि इंटेंट को प्रॉपर तरीके से जब तक कन्वे नहीं करेगा तब तक एनकोडिंग का प्रोसेस सही तरीके से कंप्लीट नहीं माना जाएगा। एनकोडिंग इज ए काइंड ऑफ पैकेजिंग। नाउ थर्ड पॉइंट इज मैसेज कोर, जहां की हम बात कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, मैसेज इज रेफर्ड टू एज द इंफॉर्मेशन conveyed by words as in speech and write-ups, signs, pictures or symbols depending upon the situation and the nature and importance of information desired to be sent. मैसेज जो है उसे हम रेफर करते हैं ऐसी इंफॉर्मेशन के रूप में जो कि स्पीच के रूप में हो सकती है, जो कि राइटअप्स के रूप में हो सकती है, जो कि साइन यानी कि किसी निशान के रूप में हो सकती है, किसी पिक्चर के रूप में हो सकती है, या किसी सिंबल चिन्ह के रूप में हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। और ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर और नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन पर, कि वो इंफॉर्मेशन किस लिए है, किस प्रकार की है, ये सब तय किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग आपको राइटअप, साइन, पिक्चर या सिंबल्स को यूज करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सो इंपॉर्टेंट, मैसेज इज द हार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज द कंटेंट the sender wants to convey to the receiver. ये एक ऐसा कंटेंट है, ये एक ऐसी चीज है जो कि सेंडर रिसीवर तक पहुंचाना चाहता है। कोई भी मैसेज हो वो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। Now, the message can be written, oral, symbolic, or non-verbal, such as body gestures, silence, sighs, sounds, etc., or any other signal that triggers the response of a receiver. कोई भी मैसेज जो है वो रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, सिंबॉलिक भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, जैसे कि बॉडी जेस्चर से, साइलेंस से यानी चुप
चुप्पी भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। साइज, आहें भरना, साउंड्स, कुछ अलग अलग तरह की साउंड्स होती हैं जो हमें बताती हैं कि जैसे हम कभी किसी गाय वगैरह ऐसे आवाज निकालते हैं, वो भी एक साउंड हो गया, इट मीन्स गो अवे, यू नो। तो इस तरह से, और इस तरह से हम बुलाते हैं किसी को, तो ये एक जानवर को यानी डॉग को बुलाने का एक साउंड हो गया। ये अपने आप में ये भी एक मैसेज ही कन्वे कर रहा है। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 4 इज चैनल। सबसे पहले हमने बात की सेंडर की, उसके बाद हमने बात की एनकोडिंग की, उसके बाद हमने बात की मैसेज की। अब हम बात करेंगे चैनल की। तो चैनल जो है क्या होता है? द मैसेज इज ट्रांसमिटेड ओवर अ चैनल दैट लिंक्स द सेंडर विद द रिसीवर। कोई भी मैसेज जो है वो एक चैनल के माध्यम से पहुंचाया जाता है, और वो चैनल ही रिसीवर और सेंडर के बीच की कड़ी है। चैनल और चैनल्स refers to the way or mode the message flows or is transmitted through। जिस भी माध्यम से मैसेज गुजर कर जाता है उसे हम चैनल कहते हैं। The message may be oral or written, and it may be transmitted through a memorandum, कंप्यूटर, टेलीफोन, सेल फोन, एप्स और टेलीविजन। कोई भी मैसेज जो है वो ओरल हो सकता है, रिटन हो सकता है, और उसे हम किसी मेमो के थ्रू, जो ऑफिशियल मेमोज होते हैं, कंप्यूटर के थ्रू, ईमेल के थ्रू, टेलीफोन, लैंडलाइन, सेल फोन, किसी ऐप या टेलीविजन, रेडियो, किसी भी चैनल के थ्रू पहुंचा सकते हैं। यू अंडरस्टूड? तो वो चैनल होता है। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट चैनल। द चॉइस ऑफ मीडियम डिपेंड्स ऑन द इंटरपर्सनल relationships between the sender and the receiver, and also on the urgency of the message being sent। कहीं भी कोई भी मीडियम जो आप चुनते हैं वो मीडियम डिपेंड करता है कि आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स कैसे हैं, आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे हैं, और आप एक दूसरे से किस प्रकार का व्यवहार रखते हैं, कितने आप सामने वाले रिसीवर से फ्री हैं बातचीत में, कितने आप उसके साथ में कंफर्टेबल हैं। और दूसरी बात यह है कि आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि मैसेज कितना अर्जेंट है, कितना जल्दी है उसे पहुंचाने की। तो दिस इज सो इंपॉर्टेंट। द चॉइस ऑफ मीडियम डिपेंड्स ऑन द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स between the sender and the receiver, and also on the urgency of the message being sent। Clear? Next one in this element, in these elements is receiver। Obviously शब्द से आपको पता चल रहा है कि रिसीवर कौन होता है। रिसीवर वो होता है जो कि मैसेज को रिसीव करता है, जिसके लिए वो मैसेज बनाया गया है। द रिसीवर इज अ पर्सन फॉर whom the message is intended or targeted। He may be a listener, a reader or a viewer। वो एक लिसनर हो सकता है, वो एक रीडर हो सकता है, या वो एक व्यूअर हो सकता है जो कि उसे देख रहा है। He tries to comprehend it in the best possible manner such that
द कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव इज अटेंड, वो उसे इस प्रकार से समझता है कि कम्युनिकेशन का पर्पज पूरा हो सके, in such a manner that the communication objective is attained. The choice of medium depends on the interpersonal relationships between the sender and the receiver, and also on the urgency of the message being sent. तो वही है, रिसीवर को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके रिलेशनशिप कैसे हैं, और उसी माध्यम को वो भी यूज करेगा मैसेज को समझने के लिए, मैसेज को पढ़ने के लिए। सेकेंड लास्ट जो हमारा एलिमेंट है वो है डिकोडिंग। बात अगर की जाए तो डिकोडिंग क्या होता है? डिकोडिंग में द रिसीवर इंटरप्रेट्स द सेंडर्स मैसेज and tries to understand it in the best possible manner. उसे जब मैसेज मिल जाता है तो उसे वो डिकोड करने का, उसे समझने का प्रयास करता है। An effective communication occurs only if the receiver understands the message in exactly the same way as it was intended by the receiver. एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होता है जब रिसीवर मैसेज को उसी वे में समझे, उसी लेटर एंड स्पिरिट में समझे जिसमें उसे भेजा गया है। अगर यहां समझने में कोई गड़बड़ हुई तो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन फेल हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। कहीं भी अगर जरा सी चूक होती है, कहीं भी अगर मैसेज को मिस इंटरप्रेट किया जाता है, गलत डिकोडिंग की जाती है, तो डेफिनेटली, तो निश्चित रूप से किसी ना किसी प्रकार का कंफ्यूजन, किसी ना किसी प्रकार की गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर पैदा होगी। इसीलिए जैसा भी आपको मैसेज भेजा गया है, अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा तो ट्राई योर बेस्ट टू अंडरस्टैंड इट। नहीं आ रहा तो आप सामने वाले से दोबारा उसे क्लियर करने के लिए कहें, और तब तक क्लियर करते रहें जब तक कि उसका कोर आपको समझ में नहीं आ जाए, जब तक कि उसका फाइनल कंक्लूजन आप नहीं निकाल पाए। तो ये डिकोडिंग होती है। Decoding refers to interpreting or converting the sent message into intelligible language. Intelligible का मतलब होता है जिसे समझा जा सके, जो कि आपको समझ में आती हो। Next one. It simply means comprehending the message. अगर इसको सिंपल वर्ड में कहें, यानी ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन पूछा व्हाट डू यू मीन बाय डिकोडिंग, तो आप उसका आंसर देंगे it means to comprehend the message. Got it? ये होता है decoding. Now the seventh element is related to feedback. Seventh element जो है वो है feedback. The feedback is the final step of the process that ensures the receiver has received the message and interpreted it correctly as it was intended by the sender. फीडबैक का मतलब होता है वो फाइनल स्टेप जहां पर एक रिसीवर ने मैसेज रिसीव कर लिया है, उसे डिकोड कर लिया है करेक्टली, और उसके बाद में वो उसे क्या फीडबैक देता है। उसे कहता है कि यस आई नो, आपने क्या कहा, नो आई डोंट नो, आप क्या कह रहे हैं, यही फीडबैक है। इट रेफर्स टू द रेस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर एज टू द मैसेज सेंट टू हिम और हर बाय द सेंडर। जो भी मैसेज दिया गया है, जो भी मैसेज रिसीवर के पास पहुंचा,
उसकी जो भी वो फीडबैक देगा वही इंपॉर्टेंट है इस सर्किल को कंप्लीट करने के लिए, इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। द रेस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल। फीडबैक is necessary to ensure that the message has been effectively encoded, sent, decoded and comprehended. फीडबैक जो है वो इन चारों चीजों को समन्वय करती है कि मैसेज अच्छे से एनकोड हुआ था, मैसेज अच्छे से भेजा गया था, मैसेज को प्राप्त करने वाले ने अच्छे से डिकोड किया और मैसेज को प्राप्त करने वाले ने अच्छे से समझा। कॉम्प्रिहेंड का मतलब है उसे समझा। चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया को एक अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको आपकी मदर ने बोला बाजार से जाकर सब्जियां ले आओ। आपने बोला हाँ ठीक है। मां ने बोला सब्जी के साथ साथ कुछ राशन का सामान है, आप वो भी ले आना। आपने बोला हाँ ठीक है। मां आपसे बात कर रही थी, तभी आपने फोन हाथ में उठाया, आप फोन को यूज करने लगे। मां ने बोला एक काम करना, आते टाइम दूध की थैली भी ले आना। लॉकडाउन में हुआ होगा ना, सामान लाया होगा ना आपने। अभी आपने कुछ जवाब नहीं दिया। मां ने मैसेज दे दिया, मां रसोई में चली गई, आपने व्हीकल उठाया, थैला उठाया, पैसे लिए, आप बाजार के लिए निकल पड़े। बढ़िया आपने सब्जी खरीदी, बढ़िया आपने राशन खरीदा, आप घर आ गए। आने के बाद मां ने पूछा दूध कहाँ है? आपने बोला दूध नहीं लाया। क्यों नहीं लाए? आपने कहा ही नहीं। मां बोली मैंने कहा था। आपने बोला मैंने नहीं सुना। मां बोली तुमने गर्दन हिलाई थी ना? वो तो मैंने ऐसे ही हिला दी थी। गॉट इट? मैसेज कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि काम ही कंप्लीट नहीं हुआ। जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए था उन्हें, वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं निकला। जस्ट बिकॉज कि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, जस्ट बिकॉज आपने फोन उठा लिया, आपने नेगेटिव फीडबैक दे दिया, उन्हें लगा कि पॉजिटिव फीडबैक है। क्लियर? बस यही कम्युनिकेशन है। इसे आप किसी भी लेवल पर सोच के देखिए, इस सर्किल को कंप्लीट करके देखिए। कभी आप बॉस की भूमिका निभाइए, कभी आप एम्प्लॉय की भूमिका निभाइए, कभी आप टीचर बनिए, कभी आप स्टूडेंट बनिए, कभी आप पापा बनिए, कभी आप मम्मी बनिए। आप अलग अलग तरह के रोल प्ले कीजिए और आप समझ के देखिए कम्युनिकेशन कैसे कंप्लीट होता है। कोई भी कम्युनिकेशन आप करेंगे आपको वो तब तक कंप्लीट नहीं लगेगा जब तक ये सातों एलिमेंट उसमें कंप्लीट ना हो। सात के अलावा एक एलिमेंट और होता है जिसे हम साइड में रखते हैं और वो होता है बैरियर। कोई भी मैसेज जो है वो बैरियर फ्री नहीं होता। ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। There are chances when the message sent by the sender is not received by the recipient. The process of communication, however, is not as smooth or barrier-free as it seems. कोई भी प्रोसेस उतना ज्यादा बैरियर फ्री नहीं होता, उतना ज्यादा स्मूथ नहीं होता जितना वो लगता है। फ्रॉम इट्स ट्रांसमिशन टू रिसीव्ड द मैसेज मे गेट इंटरफेयर्ड और डिस्टर्ब्ड विद एनी स्टेज by many factors which are known as barriers to effective communication. कोई भी मैसेज बीच में बाधित हो सकता है, कोई भी मैसेज बीच में डिस्टर्ब हो सकता है और इस डिस्टर्बेंस को हम बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। अच्छे संप्रेषण के लिए, अच्छे संवाद में जो भी बैरियर्स आते हैं, जो भी दिक्कतें आती हैं, उन्हें हम बैरियर्स कहते हैं
और याद रखिएगा कोई भी एग्जाम में अगर कम्युनिकेशन स्किल्स के क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें बैरियर्स को लेकर क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। सबसे कॉमन जो बैरियर है वो है नॉइज। वन ऑफ द फैक्टर्स इज पुअर चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन मेथड, और एक फैक्टर जो होता है वो होता है कम्युनिकेशन मेथड। सम अदर बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंक्लूड नॉइज and other physical distractions, language problems, and failure to recognize non-verbal signals. कुछ important clues हैं जो आपको मिल जाते हैं कि किसी भी communication को clear करने के लिए क्या क्या important है। तो उसके अंदर physical distractions हो सकते हैं, कभी मैसेज ब्रेक हो जाता है, लाइट चली जाती है, कभी आपका मोबाइल की बैटरी ऑफ हो जाती है, कभी आप लैंग्वेज नहीं समझ पाते, कभी आप नॉन वर्बल सिग्नल्स को नहीं कैच कर पाते। ये सब कुछ क्या है, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन है। और ये टॉपिक आगे जब भी आएगा तो मैं इसे आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कि ये क्यों होते हैं और इन्हें कैसे अवॉइड किया जाता है। तो आज आपने जो सीखा वो सीखा 7 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। आप उन्हें अच्छे से पढ़िएगा। आप कहीं नेट पे भी अगर आप सर्च कर रहे हैं तो आप और भी अच्छे एलिमेंट्स कुछ आप जानना चाहें तो आप नेट पे बहुत सारी मटेरियल है इस चीज को लेकर, आप वहां देख सकते हैं एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये सब कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आगे का जो भी होगा उसे हम नेक्स्ट स्लाइड में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एट होम, टेक ग्रेट केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर्स टू। थैंक यू so much.